अगला टॉपिक डालो मुद्रा। अगला टॉपिक डालो मुद्रा। देखो मेरी बात समझना, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अधिनियम पारित कब हुआ है 86 में और लागू कब हुआ है 87 में हुआ है, ठीक है। पारित कब हुआ था 86 में, लागू कब हुआ है 87 में। पर हमारे एग्जाम में लागू को लेके 86 भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया था। यहाँ पे ध्यान रखना, शायद जो मुझे लगता है कि कुछ लागू या पारित जैसा कुछ यहाँ पर है 62 एंड 63, पर वास्तव में क्या है 62 को पहले बार हमारे सामने आता है जिस समय उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए थे। 63 में लागू हुआ है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम लोग दिसंबर वाले को राष्ट्रीय बनाते क्योंकि उस दिन पारित हुआ था, सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया था। तो ये दोनों ही है, पर 62 इसका ज्यादा सही आंसर है। हालांकि विरोधाभास वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो डिलीट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक विरोधाभास वाला क्वेश्चन हमारे भारत वाले में से आया हुआ है और डिलीट हुआ हुआ है रीट में, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको। चलो पढ़े आगे। आपका अगला टॉपिक है मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप। देखो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मुद्रा होती क्या है, बेसिकली कहां से बात आती है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुद्रा कहाँ काम आती है, मुद्रा क्या है यार, मुद्रा है क्या, आप बोलोगे मैडम पैसा। मैं पूछूं पैसा क्या है, आप बोलोगे मैम पैसा वो चीज है जिससे हम वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। आप लोगों ने पैसा देके कोर्स खरीदा है, मैंने पैसा लेके कोर्स बेचा है। तो बेसिकली विनिमय का माध्यम है मुद्रा, यानी हम बात करते हैं विनिमय। किसकी बात करते हैं, विनिमय। और याद करो मैंने पहली क्लास में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय करना। वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय करना। अब विनिमय क्या होता है, दो प्रकार का था। एक हमारे कौन सा है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। और वर्तमान में कौन सी प्रचलित है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय करना। दो प्रकार की विनिमय प्रणालियों की अपन चर्चा करेंगे, एक है वस्तु विनिमय प्रणाली और एक क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली से अभिप्राय है कि वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। याद करो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी थी। यानी मुझे कोई भी वस्तु चाहिए तो मुझे उसके लिए वस्तु ही मैं देती थी, वस्तु को ही मैं क्या करती थी, प्राप्त करती थी। यानी कौन सी विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस वस्तु विनिमय प्रणाली को में जटिलताएं आने लग गई और आधुनिक रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली को कंटिन्यू रखना क्या हुआ, थोड़ा सा टफ टास्क हो गया। और हमने उनके ऊपर चर्चा भी की थी। हमने चर्चा की थी कि आखिर में वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसे क्या दोष थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में
ऐसे क्या दोष थे जिसके कारण मुद्रा का जन्म हुआ या मुद्रा विनिमय प्रणाली को हमने अपनाया? आप में से कोई जवाब दे सकता है? ऐसे कौन से दोष थे जिसके कारण मुद्रा विनिमय प्रणाली आती है, मुद्रा का उद्भव हुआ? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत से दोष थे और इसी को मैं रूप में लिख सकती हूं, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताइए। आप लोग पढ़ा चुकी हूं, मैं चर्चा कर चुकी हूं इसके ऊपर कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आखिर में क्या दोष थे जिसके कारण हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। चलो मैं बताती हूँ। लेन देन की समस्या थी, यानी दोहरे लेन देन की समस्या को हम क्या लिखेंगे? दोहरे संयोग का अभाव था। सबसे पहला किसका अभाव था? दोहरे संयोग का अभाव था। दोहरे संयोग के अभाव को याद करो, मैंने आपको समझाया भी था कि अगर मुझे आलू के बदले में टमाटर चाहिए, हो सकता है टमाटर जिसको है उसको आलू नहीं चाहिए। अभी देखो वर्तमान में, एक बार आप ये टॉपिक जहाँ पे पहली या दूसरी क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, थोड़ा सा उसको वहां से और समझ लेना, वहां पे इसको डीप में मैंने एक्सप्लेन किया था। वहां पे आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जिस तरीके से हाँ, यदि किसी व्यक्ति को अनाज की आवश्यकता नहीं है, वेरी गुड अनीता, दोहरे संयोग का अभाव था। यदि किसी व्यक्ति को अनाज की आवश्यकता नहीं है तो वो और वस्तुएं कैसे खरीदेगा? यानी सबसे बड़ी समस्या थी कि दोहरे संयोग का अभाव था। अभी आपको मैंने कहा था कि वर्तमान में भी कुछ क्षेत्रों में हमें आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है। जैसे कपड़ों के बदले में बर्तन लेते हैं, नहीं लेते? अनाज के बदले में आइसक्रीम, कुल्फी, और जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो क्या है? बालों के बदले में जीरा। किसके बदले में? बालों के बदले में जीरा। अब यार मेरे पास बाल तो है पर मुझे जीरा नहीं चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति, मुझे तो राई चाहिए और उस राई वाले को बाल नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये क्या हुआ? हमारे दोहरे संयोग का अभाव पड़ता है कि जो वस्तु मुझे चाहिए जरूरी नहीं है वो मुझे उसके बदले में प्राप्त हो, जो मेरे पास वस्तु है उसके बदले में। ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए मुद्रा का अस्तित्व आता है। फिर मैडम क्या हुआ? अरे मुद्रा जैसे अस्तित्व में आती है, जैसे मुद्रा हमारे सामने आती है, हम क्या करेंगे? बालों को बाजार में ले जाके बेच दो, उसके बदले में मुद्रा प्राप्त होगी और उस मुद्रा से मुझे जो जो वस्तुएं चाहिए वो मैं क्या करूंगी? खरीद सकती हूँ। तो मुद्रा ने वस्तु की सबसे बड़ा दोष, दोहरे संयोग का अभाव, सबसे बड़ा अभाव क्या था? दोहरे संयोग का अभाव था। और इस अभाव के चलते मुद्रा क्या होता है? उसका उद्भव होता है। अब जब मुद्रा का उद्भव हुआ तो मुद्रा ने हमारी समस्याओं का क्या करा? समाधान किया। क्वेश्चंस इस टॉपिक के अलावा वाले टॉपिक के जो क्वेश्चंस है क्लास के लास्ट में दे दूंगी, ठीक है? अब नंबर 2, दोहरे संयोग का अभाव था, मूल्य के मापन का अभाव था। जिससे ये क्लासेस एडिट होती है तो परेशानी नहीं होती है। मूल्य के मापन का क्या था? अभाव था। मूल्य के मापन का अभाव, वेरी गुड अनीता। मूल्य के मापन का अभाव यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि मार्कर कितने का है तो आप लोग मुझे बताएंगे अलग अलग बात कि मैडम ये मार्कर आधा किलो प्याज के बराबर का है, 1 किलो आलू के बराबर का है, गेहूं के 1 गिलास के बराबर का है, बाजरा दोगे तो 2 गिलास के बराबर का है। तो इस तरीके से अगर मैं बात कर रही हूँ कि मार्कर कितने का है तो जितनी वस्तुएं उससे ज्यादा मूल्य हो जाते हैं। और याद करो मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाया भी था कि अगर मैं टमाटर की खेती करती हूँ
और एक मुझे किसको बेचना है, आलू और टमाटर की एक्सचेंज रेट मुझे याद करनी है। दूसरा मुझे मूल्य किस किस के बदले में ध्यान रखना है, आलू, टमाटर और भिंडी के बदले की रेट याद रखनी है। फिर तीसरी कौन सी वस्तु की याद करनी है, गोभी और आलू की रेट याद रखनी है। यानी एक रेट ये, एक रेट दो, तीसरी रेट ये, चौथी रेट आलू और गोभी के बदले में कितना एक्सचेंज होगा, कि आलू के बदले में गोभी कितनी आएगी। पांचवी रेट आलू और भिंडी की, और छठी रेट भिंडी और गोभी की। यानी अगर 4 वस्तुएं बाजार में हैं तो मुझे कितने रेट्स याद रखने पड़े, 6 रेट्स याद रखने पड़े। बात समझ पा रहे हैं आप, कि इसके बदले में इतना, इसके बदले में इसका, इतने, इसके बदले में इतना। तो इस तरीके से हजारों वस्तुएं हैं यार, और हजारों वस्तुएं होने के कारण हमें कई हजार कीमतों को याद रखना पड़ेगा। पर मुद्रा के आने के बाद में मूल्य के मापन की समस्या का समाधान हो गया। अब हमें एक वस्तु की एक ही कीमत याद रखनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे मेरी? अब कितनी कीमत याद रखनी पड़ेगी मुझे, एक वस्तु की एक ही कीमत याद रखनी पड़ेगी। कि ठीक है यार, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये टमाटर इतने का, आलू इतने का, भिंडी इतने की, गोभी इतने की है। इसके बाद में अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा था मूल्य के संचय का भाव है। मूल्य के संचय का अभाव है। अभिप्राय क्या है, हम वस्तुओं को स्टोर नहीं कर सकते, मूल्य का संचय नहीं कर सकते, क्रय शक्ति का संचय नहीं कर सकते। मूल्य मतलब क्रय शक्ति। पैसा क्या है, अरे आपके पास में 100 का नोट है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में 100 रुपए की क्रय शक्ति है, आप उससे वस्तुएं खरीद सकते हो 100 रुपए तक की। तो 100 रुपए का मतलब होता है क्रय शक्ति, या मूल्य के संचय का मात है कि हाँ, हमने किसी वस्तु के मूल्य को संचय करके रख लिया। मेरी इच्छा हो जब मैं 100 रुपए की वस्तुओं को कभी भी खरीद सकती हूँ। तो भविष्य में मूल्य के संचय का आधार माना गया है मुद्रा। अब उस समय टमाटर, गोभी, भिंडी, गेहूं, बाजरा, कपड़े, आप कब तक क्या उनको संचय कर सकते हो भविष्य के लिए? नहीं कर सकते। वर्तमान में मुद्रा के आने के बाद में हम संचय कर सकते हैं। एफडी वगैरह बनती है, टर्म पॉलिसीज बनती है, वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए हम अभी से पैसे जुगाड़ने शुरू कर देते हैं। तो भविष्य में क्या है, अब हम क्रय शक्ति को संचय कर सकते हैं। आज अगर मैंने 100 रुपए इकट्ठे करे, कल मैंने 100 रुपए इकट्ठे करे, परसों मैंने 100 रुपए इकट्ठे करे, और मैं भविष्य में जाके उसको यूज करूंगी। यानी मैंने भूतकाल की क्रय शक्ति को कब यूज किया, वर्तमान में किया। तो मैंने क्या करा, क्रय शक्ति का संचय किया। नंबर 4, वस्तुओं में अविभाज्यता। वस्तुओं में अविभाज्यता। वस्तुओं में अविभाज्यता का मतलब कि वस्तुएं आपस में विभाजित नहीं हो सकती है। याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे 1.5 कार के बदले में 1.5 गाय के बदले में 1 कार मिल रही है, तो अब मैं 1.5 गाय को कैसे बांट के दूंगी? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वर्तमान में क्या है, 2 गाय बेचूंगी, 1.5 गाय के पैसे से कार खरीदूंगी, आधे गाय का पैसा अपना खुद के यूज में ले लूंगी। एंड लास्ट वन इज 5वां, मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। हस्तांतरण का अभाव यानी आज अगर मैं मेरे 100 रुपए लेके आपको दे रही हूं, आप किसी और को दे रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, क्रय शक्ति या मूल्य का हस्तांतरण कर रहे हैं। क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं, मूल्य का हस्तांतरण कर रहे हैं। पहले ये चीज संभव नहीं थी, क्योंकि वस्तुओं में संग्रह नहीं होने के कारण हम इसको भविष्य के लिए हस्तांतरण करना या एक दूसरे को हस्तांतरण करना संभव नहीं था। तो लिखो, हल्का हल्का हिंट में लिख लो, जैसे ये लिखा है मैंने ऐसे ही लिख लो। मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप, और ये जैसे मैंने बनाया सेम वैसे बना लो। चलो भाई आ जाओ।
चलो आगे। अब देखो हमारे एक शब्द है मुद्रा। मुद्रा के शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? मुद्रा शब्द की उत्पत्ति एक्चुअली क्या है? मुद्रा शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुद्रा को इंग्लिश में? मनी बोलते हैं। और मनी शब्द मोनेटा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मोनेटा। और हमारे यहाँ पर जूनो में एक देवी है मोनेटा, वहां पे उसको स्वर्ग की देवी माना गया है। किसकी देवी माना है? स्वर्ग के सुख देने वाली देवी। सुख देने वाली देवी का दूसरा नाम क्या है? मोनेटा है। दूसरा नाम क्या है? रोम की एक देवी है जूनो देवी, जिसका नाम मोनेटा भी दूसरा नाम है। अब हमने ये माना है कि देखो इसके भाव समझो, देखो कहाँ से जोड़ा है कि मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। और मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा वर्ड से बना है। और मोनेटा का अर्थ क्या होता है कि रोम के अंदर एक देवी है जो स्वर्ग, जैसे अपन बोलते हैं स्वर्ग का सुख देने के लिए इन वो है हमारे कौन से भगवान है हमारे यहाँ पे स्वर्ग में? कौन से मानते हैं? इंद्र भगवान ही मानते हैं ना। मुझे तो थोड़े से पता भी नहीं कौन से हैं। तो उसी तरीके से रोम के अंदर एक देवी है जिसको मानते हैं कि वो स्वर्ग के सुख देने वाली देवी है। अब आप बोलोगे मैम देवी से मनी का क्या संबंध है या मुद्रा का क्या संबंध है? मुद्रा क्या है? आप मुद्रा से स्वर्ग जैसी सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो। आप पैसे से स्वर्ग जैसी आलीशान लग्जरी लाइफ कमा सकते हो। और शायद इसीलिए आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। आप में से ऐसा कोई भी लड़का है क्या या लड़की है जो ये बोल रहा है मैं ऐसे ही नौकरी लगना चाहता हूँ, और जो ऐसे सोच के पढ़ रहा है वो नौकरी लगता भी नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि हमें सुख चाहिए। हमें सुख चाहिए। नौकरी से क्या चाहिए? पैसा। पैसा हमें क्या देता है? सुख देता है। नहीं, कुबेर नहीं है। कुबेर तो धन का देवता है। इंद्र भगवान ही है। वो इंद्र अपन इंद्रासन पे बैठे वो देखते रहते हैं ना अप्सराओं की। इंद्र भगवान ही है वो। कुबेर तो हमारे धन के देवता को माना जाता है। तो देखो वो नहीं होता क्या, राक्षस जाके इंद्र भगवान पे आक्रमण कर देते, फिर इंद्र भगवान आते हैं, कभी शिव जी के पास आते हैं त्राहिमाम करते हुए जो है। चलो लिखो इसे। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति। मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहते हैं। मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहते हैं। मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहते हैं। इस मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है। मोनेटा से हुई है। मोनेटा से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है। मोनेटा रोम की जूनो देवी। रोम की जूनो देवी का दूसरा नाम है। मोनेटा रोम की जूनो देवी का दूसरा नाम है। अगली लाइन में एरो करके लिखे। प्राचीन रोम में देवी जूनो को स्वर्ग की रानी कह के प्राचीन काल में रोम में देवी जूनो को
स्वर्ग का सुख देने वाली रानी कह के, स्वर्ग का सुख देने वाली रानी कह के संबोधित किया है। यहाँ विचार था कि देवी जूनो स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी है। यहाँ विचार था कि देवी जूनो स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी है। स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी है। ठीक उसी प्रकार मुद्रा भी स्वर्ग के सुखों को देने वाली है। ठीक उसी प्रकार मुद्रा भी स्वर्ग के सुखों को देने वाली है। स्वर्ग के सुखों को देने वाली है। क्या बात समझ में आ गई क्या?